मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। चलो जी, आ गए जी ब्रेक के बाद सारे के सारे बदमाश। आई होप ऑल बदमाश आर बैक। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। नाइस चॉइस ऑफ सॉन्ग सर। हाँ हाँ, तो ब्रेक तो मजेदार ही होना चाहिए ना, इंजॉयमेंट होनी चाहिए। जब हम इतनी मेहनत से मशक्कत से पढ़ते हैं तो ब्रेक तो बढ़िया होना ही चाहिए। चलो जी, आओ जी, लो जी, पढ़े जी। तो ये पॉइंट 4 मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। इसके बाद एक नोट है, तो ये मैंने आपको नोट दे रखा है। दिस इज द लैंग्वेज बेसिकली विच विल बी यूज्ड इन योर क्वेश्चंस ओनली। मैं बताऊं, इधर सुनो सुनो सुनो, ये जो नोट्स है ना, सिर्फ तुम इनको लास्ट डे पे करके चले जाओगे ना, उससे भी तुम्हारे ऑडिट में पूरे नंबर आ जाएंगे। बिकॉज जो भी क्वेश्चन बैंक में अजीब अजीब लाइनें लिखी हुई है ना, वो सारी मैंने इन नोट्स में डाल रखा है। जैसे बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क, हम कुछ नहीं कर सकते। That some material misstatement of financial statements may not be detected even though audit is properly planned and performed as per standards on auditing. The planned and performed का क्या मतलब है? Audit procedures performed, audit evidence obtained and audit report given, ये तीनों चीजें standards on auditing के हिसाब से होनी चाहिए। Subsequent discovery of material misstatement resulting from fraud or error doesn't by itself, वो अपने आप में ही ये इंडिकेट नहीं करता that the failure to conduct audit as per standards on auditing। बट याद रहे, ऑडिटर को ये बात पता होनी चाहिए। आइला सर, आइला का क्या मतलब है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग। आई होप आप इतने समझदार हो गए अब तक। दे आर नॉट अ जस्टिफिकेशन टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। सर इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब है बनी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो द ऑडिट हैज बीन प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर? सेकंड पॉइंट कहता है अगर कल को कुछ मिला, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, तो कुछ मिलेगा, तो जब वो नॉन डिटेक्टेड चीज बाद में मिलती है, रट्टा मत लगाना, ध्यान से समझना, अगर वो अनडिटेक्टेड चीज बाद में मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से काम नहीं किया। बट याद रखना सर, याद क्या रखे? दैट इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब नहीं दैट यू सेटिस्फाई योरसेल्फ विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू लर्न। यही आपके क्वेश्चन बैंक में जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आईसीआई ने डाल रखे थे, तो इनको आप ध्यान से समझ के चलेंगे तो यहां हमारा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग वाला पूरा टॉपिक हो जाता है। फटाफट सारे बच्चे बताओ, क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस वाला टॉपिक क्लियर है? यस और नो? प्लीज टेल मी फास्ट। इज इनहेरेंट लिमिटेशंस पार्ट क्लियर? क्योंकि अगर वो क्लियर है तो फिर आपको मैं एक बार वापस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रिवाइज कराऊंगा, देन वी विल डिस्कस दिस नोट वाला पार्ट। क्या कहता है ये? यस सर। चलो अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को वापस रिवाइज करते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यानी 3 स्टेप्स। पहले चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं। सर किससे? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगेन द मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अगर मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाती है तो बाबू मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। ओपिनियन किस चीज को लेके? कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। जब सेकंड स्टेप भी हो गया, ओपिनियन भी बना लिया, तो मन में रखोगे या रिपोर्ट कर दोगे? सर रिपोर्ट कर देंगे। वी विल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, रीजनेबल एश्योरेंस, ओपिनियन, रिपोर्टिंग। यही आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। अब क्या कहता है? कहता है अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलती, अच्छा रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब था? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट, ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज लीगली परमिटेड। सवाल उठता है सर इस लाइन का क्या मतलब है? बिफोर आई डिस्कस दिस लाइन, आओ मैं आपको एक ऐसे रिवाइज कराऊं जो आपने बचपन में पढ़ा था।
SA705। एवरीवन प्लीज यहां पे फोकस करना, अगले 10 मिनट्स बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। ये 10 मिनट्स डिसाइड करेंगे योर कंफर्ट इन सीए फाइनल ऑडिटिंग, ठीक है? तो फोकस करके चलना। SA705 क्या कहता है? मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन। अभी किसी ने कुछ लिखना नहीं है, चुपचाप बस देखते जाओ। मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मेन चीज यहां पे है मॉडिफिकेशन की। अगर मैं आपको कुछ बेसिक्स रिवाइज कराऊं तो फोकस करना, क्या कहते हैं बेसिक्स। ऑडिटर जो है वो चेक क्या करता है सर? ऑडिटर बेसिकली चेक करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है या नहीं। इफ देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो बेचारा क्लीन ओपिनियन दे देगा। क्लीन ओपिनियन का क्या मतलब है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कि कोई दिक्कत नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन में दे रहा हूं। देखते जाना, समझते जाना, बड़ा सिंपल है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो इसके रिगार्डिंग अब आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि आपको इसका एविडेंस मिला है या नहीं मिला। समझते जाओ। तो अब आप क्या चेक करोगे? कि जो एरिया है उस मटेरियल एरिया का आपको एविडेंस मिला है या नहीं मिला। अगर तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है, ठीक है, तो चेक करो, या फिर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला है, दोनों केसेस यही हो सकते हैं। अगर तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है, चेक करो उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट क्या है। उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट क्या है। ये आपकी इंटर की रिवीजन चल रही है, सुनते जाना। सर इंपैक्ट का क्या मतलब है? इंपैक्ट का मतलब है द इंपैक्ट इज आइदर परवेसिव और इट इज नॉट परवेसिव। अब सवाल ये उठता है, कमबख्त परवेसिव का मतलब क्या है? सर ये परवेसिव का मतलब क्या है? तो परवेसिव का मतलब है हर जगह। इफ समथिंग इज परवेसिव दैट मीन्स वो चीज हर जगह है। जैसे बोलते हैं ना, गॉड इज परवेसिव, गॉड हर जगह है, ऑलमाइटी हर जगह है। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। क्लास 12th में आपकी बीएसटी की टीचर ने पढ़ाया होगा, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, घर पे, ऑफिस में, बिजनेस में, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अगर कोई ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसका इंपैक्ट भी परवेसिव है, तो मैं बोलूं उसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजा रखी है। इनडायरेक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये कैसे लिख रहे हो सर? इसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजा रखी है। अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजा रखी है तो इस केस में कौन सा ओपिनियन आएगा? मैंने कहा ये बहुत ही खराब है। ये क्या है? बहुत ही, सर कैसे लिख रहे हो? बहुत ही खराब है। सर बहुत ही खराब को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एडवर्स। आप ऐसे केस में एडवर्स ओपिनियन देके चले। आई बात समझ? ऐसे केस में आप एडवर्स ओपिनियन देके चलेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। सर अगर परवेसिव नहीं है, अगर परवेसिव नहीं है तो आप इसको क्वालिफाई कर देते हो। इस केस में आप एक क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। ओके सर। अब आती है बात, सर एविडेंस ही नहीं मिला, हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिला, प्लस जो एरिया है दैट एरिया इज मटेरियल, उससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्क भी पड़ता है। अगेन अब चेक करो, अगेन अब चेक करो इसका इंपैक्ट क्या है। प्लीज फोकस करते रहना, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। इसका इंपैक्ट परवेसिव है या परवेसिव नहीं है? अगर तो इंपैक्ट परवेसिव है, क्या मैं ये बोलूं, क्या मैं ये बोलूं, ध्यान से समझना, जो हमारा ऑडिट का प्रोसेस था, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, जो हमारा ऑडिट का प्रोसेस था, प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, एविडेंस पे कंक्लूजन,
कंक्लूजन पे ओपिनियन, मैंने इसका ये पत्ता काट दिया, मैंने इसका ये पत्ता काट दिया क्योंकि भाई एविडेंस तो है ही नहीं, ठीक है, और इसका इंपैक्ट भी परवेसिव है। परवेसिव है मतलब एविडेंस आप मान के चलो कुछ मिला ही नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस ही नहीं है। तो मैंने कहा जब एविडेंस नहीं है तो कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन नहीं है तो ओपिनियन किस बात का। जब ओपिनियन ही नहीं है तो आप ओपिनियन दोगे क्या? मैंने कहा नहीं। और ओपिनियन ना देने को कहते हैं हाथ खड़े कर देना, यानी यू आर डिस्क्लेमिंग योर ओपिनियन। आपने अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दिया, अब आप ओपिनियन दे ही नहीं रहे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? अब आते हैं सर पॉइंट कि इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, एविडेंस नहीं मिला, बट वो एक एलिमेंट का नहीं मिला, एक छोटा सा आइटम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो मटेरियल तो है बट वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड नहीं बजा रहा। तो क्या इस केस में भी आप बोलोगे मैं ओपिनियन नहीं दे रहा? पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? ओपिनियन तो देना पड़ेगा। अब ओपिनियन क्या दे? मैं कहता हूं तीन ही चॉइस होती है मॉडिफाइड ओपिनियन की। डिस्क्लेमर, पत्ता कट गया। एडवर्स, मैंने कहा एडवर्स तो तब देते जब इंपैक्ट परवेसिव होता है, बहुत ही खराब। तो बच क्या गया? देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है, देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है। मैंने कहा डिस्क्लेमर आउट। आप ऐसा तो है नहीं कि ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, उसका देना पड़ेगा। एडवर्स आप दे नहीं सकते, मतलब बहुत ही खराब, तो बहुत ही खराब तो हो नहीं सकता। बच्चा कह रहा है मॉडिफाइड, मैंने कहा ये मॉडिफाइड के टाइप्स है नलायक, मॉडिफाइड कैसे आ गया? अब क्या बचा? अब क्या बचा? तुमको दिखाना ही पड़ता है, ठीक है, ये लो। अब क्या बचा? देखो क्या क्या बचा। वेरी वेरी गुड। बच्चा कह रहा है अनमॉडिफाइड, नलायक बच्चा, कैसी बातें कर रहे हो? अनमॉडिफाइड कैसे हो सकता है? मैंने कहा मटीरियल है, एरिया इज मटीरियल, तो तुम अनमॉडिफाइड कैसे दोगे? तो क्या बचा बाबू? अब बचा क्वालिफाइड। कौन कौन है ये जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं? कौन कौन है जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं? नवीन, अनिरुद्ध, समीक्षा, आहा, श्रुति, यामिनी, वेरी वेरी गुड। कहां से आते हो तुम इतने अच्छे बच्चों? वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही बोला। इस केस में भी अपन क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। तो अगर मैं आपके लिए इसको समराइज करूं, अगर मैं आपके लिए इसको समराइज करूं, तो सर समराइज कैसे करूंगा? ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये मान के चलो एरिया मटेरियल है, ये तो आपको एक मन में बात रखनी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है सर। अब आप चेक करो क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस या तो मिला है या नहीं मिला है। दूसरा आप चेक करोगे इंपैक्ट जो है वो परवेसिव है या नहीं। अगर इंपैक्ट परवेसिव है और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है, तो बताओ कौन सा ओपिनियन दोगे? फटाफट बताओ। इंपैक्ट परवेसिव है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस भी मिल चुका है, तो बताओ कौन सा ओपिनियन दोगे? फटाफट बताओ। एडवर्स, वेरी वेरी गुड सर। इस केस में अपन एडवर्स ओपिनियन देंगे। और अगर इंपैक्ट परवेसिव है और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस भी नहीं मिला है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा अपन और ज्यादा समराइज करते हैं। वेट 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 वेट, लेट मी डू इट द अदर वे। ऐसा मान के चलो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस या तो मिला है दोनों केसेस में, या तो नहीं मिला है। इसको और अच्छे से करते हैं, रुको रुको, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक एक करके केस बनाते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब बताओ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो सर इस केस में तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। डन सर, ये बात समझ में आ गई। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो अगला चेक क्या लगाएंगे? अगला चेक लगाओ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं। अगर तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है तो अगला चेक आप लगाओगे कि ये परवेसिव है या नहीं। अब परवेसिव या तो होगा या नहीं होगा। अगर ये इंपैक्ट परवेसिव है और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस भी आपको मिल चुका है,
तो आप क्या करोगे, इस केस में अपन एडवर्स ओपिनियन देके चलेंगे। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है और इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। गॉट इट सर। अब दूसरा केस, मान लो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है एंड द इंपैक्ट इज परवेसिव, तो बताओ क्या करोगे, कौन सा ओपिनियन दोगे? अरे मॉडिफाइड ओपिनियन कोई नहीं होता, मॉडिफाइड के सारे टाइप्स हैं। अभी बताओ, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है एंड द इंपैक्ट इज परवेसिव, तो बताओ क्या करो इस वाले का? डिस्क्लेमर, वेरी वेरी गुड, ओपिनियन ही नहीं देंगे हम, सीधा अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर ये परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। अब मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ सर, जब भी एरिया मटेरियल है, फर्क नहीं पड़ता सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं, फर्क नहीं पड़ता सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं, अगर ये परवेसिव नहीं है तो आप हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन ही दोगे। समझ आई बात? इफ द एरिया इज मटीरियल एंड नॉट परवेसिव, द आंसर विल ऑलवेज बी क्वालिफाइड ओपिनियन। हमेशा आपका आंसर क्वालिफाइड ओपिनियन ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट? फटाफट बताओ, क्विकली टेल मी। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब आ जाओ सर उस लाइन पे जो अपन डिस्कस कर रहे थे। ये कहता है रीजनेबल अश्योरेंस कांट बी ऑब्टेन्ड। रीजनेबल अश्योरेंस कांट बी ऑब्टेन्ड यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, प्लस क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट। तो बताओ क्या आंसर होगा, बताओ क्या आंसर होगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन काफी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा अपने पास? दूसरा ऑप्शन क्या बचा, जल्दी से बताओ, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, दूसरा ऑप्शन क्या बचा? अगर क्वालिफाइड काफी नहीं है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, व्हाट आर वी लेफ्ट विद? शाबाश, सबने बोला डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, सबने बोला डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ऐसे केस में ऑडिटर के पास दो ही चॉइस होती है। सर क्या? ऑडिटर ऐसे केस में सबसे पहली उसकी जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी नंबर 1 इज विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। वो तो एंगेजमेंट छोड़ के ही जाना चाहेगा ना, वो कहेगा मैं रुक के क्या करूं, ओपिनियन ना देने से बेटर है मैं पतली गली से निकल जाऊं। बट अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, जो विड्रॉल है दैट इज नॉट पॉसिबल, देन इन दैट केस ही डिस्क्लेम्स द ओपिनियन। फिर उस केस में वो डिस्क्लेम करता है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये ऐसे 705 में दिया हुआ है, अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। बट मेन चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है, अगर क्वालिफाइड काफी नहीं है, इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी, तो इस केस में पहली प्रायोरिटी होगी विड्रॉल। एंड अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करेंगे। तो यही बात इन्होंने लिख रखी है, इफ क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट, ऑडिटर शैल डिस्क्लेम और विड्रॉ वेयर विड्रॉल इज लीगली परमिटेड। आई बात समझ? बच्चा कह रहा है ऑडिटर विड्रॉ करेगा तो उसको फीस मिलेगा या नहीं, इसका इस बात से क्या लेना देना है? ये तो डिपेंड करता है ना कि उसके और मैनेजमेंट के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जितना कर रहे हैं उस पर पहले फोकस करो, वो आ जाए दैट इज गुड। ठीक है, डन सर। अब सवाल आता है क्या, एक एक करके डेफिनेशंस देखते हैं। मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अब सवाल ये उठता है एप्लीकेबल एफआरएफ का क्या मतलब है? एप्लीकेबल एफआरएफ का क्या मतलब है? तो मैं बोलता हूं जो आज की डेट में लिस्टेड एंटिटीज हैं, इन लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर लगता है शेड्यूल 3। इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शेड्यूल 3 के हिसाब से होने चाहिए। एंड आई थिंक दैट डिवीजन होता है इनका, कुछ डिवीजन 1 2 करके कुछ होता है, डिवीजन 2 होता है, व्हाट आई रिमेंबर। सेकेंड थिंग, इन पे इंडेस लगते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कैसे बनेंगे सर? शेड्यूल 3 और इंडेस के हिसाब से, शेड्यूल 3 और इंडेस के हिसाब से इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो क्या मैं बोलूं यही इसका एप्लीकेबल एफआरएफ है?
यही इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेबल एफआरएफ है, जिसके हिसाब से इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए। गॉट इट? डिवीजन 2 शेड्यूल 3 प्लस इंड एस। तो यही पॉइंट ये कह रहा है, एफआरएफ adopted by the management and where appropriate TCWG in the preparation and presentation of financial statement, जिसके लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं PPFS, that is acceptable in the view of the nature of entity and the objective of financial statement or that is required by the law or regulation। तो लॉ और रेगुलेशन कहते हैं, कंपनीज एक्ट कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं लिस्टेड एंटिटी के, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बने, इंड एस के हिसाब से बने। तो आप कह सकते हो कि एफआरएफ कौन है, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन है? सर एप्लीकेबल एफआरएफ है वो एफआरएफ जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया और जो एक्सेप्टेबल है। अडॉप्ट किया जो एक्सेप्टेबल है, यानी अगर मैनेजमेंट ने गलत एफआरएफ अडॉप्ट किया तो वो भी एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं है। तो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है प्लस दैट इज एक्सेप्टेबल, तो आप उसको एप्लीकेबल एफआरएफ का नाम देंगे। बस ये बात आपने समझ के चलनी है, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब सर दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, एक होते हैं फेयर प्रेजेंटेशन, एक होते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप खुद बता दोगे। इनमें से एक फ्रेमवर्क है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप अपने एफआरएफ के हिसाब से तो चलो ही, बट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे सकते हो। अगर आपको लगता है इन एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस, फिर से बोल रहा हूं, आपको लगता है इन एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस यू नीड टू ऑल्सो रिड्यूस द डिस्क्लोजर, तो आप ये भी कर सकते हो। और ये सब आप किसके लिए कर रहे हो? टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। तो बताओ ये कौन सा फ्रेमवर्क होगा? बताओ ये कौन सा फ्रेमवर्क होगा? नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तुम क्या बताओगे? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो फेयर प्रेजेंटेशन कहता है एफआरएफ के हिसाब से तो चलो, बट अगर तुम्हारी सद्बुद्धि कहती है कि कुछ एडिशनल डालना है तो डालो, कुछ माइनस करना है तो करो। माइनस आप हमेशा नहीं कर सकते, एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस में, एकदम एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस में, रोज रोज नहीं। तो अगर आपको लगता है एडिशन और माइनस करने से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है आपका फेयर प्रेजेंटेशन देगा, तो अपन उसको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहेंगे। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है गधे की तरह काम करो, जैसा तुमको कहा जा रहा है वैसा काम करो, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ माइनस। फिर से बोल रहा हूं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का क्या मतलब हो गया? कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब है जैसा एफआरएफ कहता है चुपचाप वैसा वैसा करते जाओ, ना तुम कुछ ऐड करोगे ना तुम कुछ माइनस करोगे, जो एफआरएफ बोलता है चुपचाप वैसे कर लेना। तो यही पॉइंट आपने ध्यान में रखना है और यही बात आपके में लिखी हुई है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? सर ये भी एक एफआरएफ है जो कहता है कंप्लायंस तो करो, साथ ही साथ एंड एक्नॉलेज करता है कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए इट मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड, मतलब एडिशनल डिस्क्लोजर्स दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। तो आप एडिशंस कर सकते हो। और एक्नॉलेजेस दैट इट मे बी नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, बट रिमेंबर such departures are expected to be necessary only in extremely rare circumstances। रोज रोज आपका ये डिपार्चर नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि हाँ एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस है तो वो आपको पता करना पड़ेगा। अब सर ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस क्या हो सकता है? इसकी कोई डेफिनेशन इन्होंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में नहीं दे रखी, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। तो ये आपने इस तरह से ध्यान में रख के चलना है। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया। क्यों? क्योंकि कल को ऐसे 700 पढ़ेंगे तो ऐसे 700 में इसका रेफरेंस आएगा, तब मैं बोलूंगा ऐसे 200 में पढ़ाया था, चुपचाप वहां से रिवाइज करके आना। ठीक है। दूसरी चीज, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? गधे की तरह काम करना है, जैसा एफआरएफ बोलता है चुपचाप वैसा करो, ना तो कुछ एडिशनल ना तो कुछ माइनस। तो ये कहता है ऐसा एफआरएफ विच रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क बट डज नॉट इंक्लूड द एक्नॉलेजमेंट्स इन 1 and 2 अबव। ना तो आप कुछ ऐड कर सकते हो ना आप कुछ माइनस कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलना है। Is the FRF वाला पार्ट fully clear to you? Please tell me yes or no. फटाफट बताओ, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? बताओ जी बताओ, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों। डन सर। चलो अब आते हैं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन।
मुझे तो विश्वास नहीं होता, ये भी पढ़ानी पड़ रही है। अच्छा तुम बताना, अब मैं तुमसे काम करवाता हूं, तुम भी तो कुछ करो, तुम भी तो इंटर पढ़ के आए हो। इधर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, ढांचे बने हुए होते हैं। सर किसकी स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन? ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुरानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बनाए जाते हैं, नई वाली या आगे वाली? सर जो बीत गई उसका बनाते हैं। जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब 31 मार्च 2023 को क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, उसकी बात हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 23, मतलब हमने पूरे साल में, पिछले साल में कितने प्रॉफिट कमाए, उसकी बात हो रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, मतलब पिछले साल के कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या थे, उसकी बात हो रही है। यानी हम बात करते हैं किसकी? पास्ट की। ठीक है सर। इसमें क्या आता है? सर इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं। इससे क्या कम्युनिकेट होता है? सर कम्युनिकेट होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन। फटाफट बताओ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस को तुम क्या बोलते हो? थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जल्दी से। सारे बच्चे दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे और बताएंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस का इसमें क्या तात्पर्य है, कवि क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताओ। कवि क्या कहना चाहता है, फटाफट बताओ। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वेरी वेरी गुड। यहां हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो रही है। क्यों लिखा है? एट अ पॉइंट इन टाइम और चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर द एफआरएफ। यहां किसकी बात हो रही है? सर यहां पीएनएल और कैश फ्लोज की बात हो रही है। यहां पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। किसकी? आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन की, जो आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी, इंक्लूडिंग द नोट्स। इससे क्या दिखता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहती है एंटिटी? इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड एसीपीडी एंड द वन विच इज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है सर। अब आती है सर एक और डेफिनेशन जो आई होप आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है टीसीडब्ल्यूजी। सर टीसीडब्ल्यूजी कौन है? फटाफट देखो, कितने बच्चों को ये फील आ रही है सर आज हम इंटर की रिवीजन कर रहे हैं? जल्दी से बताना, क्या तुमको ये फील आ रही है अंदर से? आज तो सर इंटर की रिवीजन हो रही है, मैं कुछ नया थोड़ी पढ़ाया अभी तक, एक चीज नई नहीं पढ़ाई। सिर्फ और सिर्फ जो चीज तुम इंटर में सीख के आए हो उसको अपन बस रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बेस बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तुषार ने बोला हाँ सर, आ तो रही है, वही फीलिंग आ रही है कि आप इंटर ही रिवाइज करा रहे। सारे बच्चे ये बोले यस सर, यही चल रहा है। और क्या चल रहा है मैं बताता हूं। एक है मैनेजमेंट, एक है टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट का काम क्या है सर? मैनेजमेंट का काम है बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है तो टीसीडब्ल्यूजी का काम क्या है? इस पे नजर रखना। इसका काम है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस बनाते वक्त इस पे नजर रखना कि ये अपना काम ठीक से कर रहा है। यानी इनको हमने काम क्या दिया? ओवरसाइट का। ऊपर बैठ के बस नजर रखे कि ये मैनेजमेंट जो है ये काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। दिस इज द वर्क ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। तो आप ऐसा कह सकते हैं मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर टीसीडब्ल्यूजी है। टीसीडब्ल्यूजी में कौन आता है? अगर आपने लॉ पढ़ रखी है तो इसमें आपके बेसिकली की मैनेजेरियल पर्सन, जो आपकी कंपनी का सीईओ है, जो आपकी कंपनी का सीएफओ है, जो आपकी कंपनी का सीटीओ है। सर सीटीओ मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर, आजकल ये सारे फैंसी फैंसी नाम चल रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, ये आप इनको कह सकते हो ये आपके टीसीडब्ल्यूजी है। इसी तरह अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, सर मैनेजमेंट में कौन आएगा? जो आपका अकाउंट्स मैनेजर है, ठीक है। और आपका, और इसमें कौन आता है सर? एफपीएनए का कोई मैनेजर है, वो इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली जो मैनेजेरियल लेवल पे है वो इसमें आते हैं। और जो हमारे सीएक्सओ होते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव कमेटी वाले मेंबर, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी वाले मेंबर आपके
की मैनेजरियल पर्सन, ये आपके TCWG बन जाते हैं। गॉट इट? हाँ, बच्चा कह रहा है हमको तो लग रहा था इंटर की क्लास है। तो TCWG का मतलब आपको कहीं ना कहीं अब समझ आ गया। अब डेफिनेशन पढ़ो। पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन, इन केस अगर आपका कोई कॉर्पोरेट ट्रस्टी है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग, ऊपर बैठ के देख रहे हैं क्या, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी। तो पहली बात, एंटिटी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये कौन देखेगा? TCWG। और उस दिशा में अगर कल को कोई गलती हो गई, उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? TCWG। तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि भी एंटिटी सही रास्ते पे आगे बढ़ रही है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो प्लानिंग है, वो ये करेंगे। दूसरा, अगर एंटिटी से कल को कोई गलती हुई तो उसके लिए अकाउंटेबल भी यही है, जैसे CIO, CFO, MD। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? फटाफट बताओ, यस और नो। हाँ जी दोस्तों, क्लियर है यहां तक? फटाफट बोलो। कुछ ऐसी चीज जो आपकी लिखनी रह गई है तो बताओ। यह आपने लिख लिया था? ये पूरा का पूरा मामला लिखा था कि नहीं लिखा था? ये नहीं लिखा तो एक बार फटाफट इसको लिख लो, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी ऐसे 705 वाली। ये ऐसे 705 की समरी लिख के चलनी है, अगर नहीं लिखी तो फटाफट इसको लिख लो। लिख लो लिख लो लिख लो, सिर्फ नाम लिख दो ऐसे 705, और इसके बाद आप बस ये समरी नोट डाउन कर लो, जिसकी भी रहती है। नहीं, नोटिंग प्रोवाइड तो करवा दूंगा, नालायक। इधर देखो, शर्म आती है थोड़ी सी? भाई नोटिंग प्रोवाइड कर देने का मतलब क्या? तुम नहीं लिखने वाले बाद में, मुझे पता है ना, मैं रह चुका हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सीए भी कभी आर्टिकल था, उसको पता है क्लास में बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, बस वो नोट्स का तुम क्या करोगे ना, प्रिंट ले लोगे, लिखोगे कभी नहीं, और जब तक लिखोगे नहीं तुमको समझ में नहीं आएगा। फटाफट लिखो। अपूर्वा ने लिख लिया, धवल ने लिख लिया, बाकी बच्चे क्यों नहीं लिखते? जल्दी से लिखो फटाफट, 2 मिनट है तुम्हारे पास। 2 मिनट भी क्यों, 1 मिनट में लिखो फटाफट। अब ये लिखो जल्दी से। वेरी गुड गार्गी, वेरी गुड खुशी। जिसने नहीं लिखा एक बार फोटो ले लो और आराम से लिख लेना फिर, ठीक है? चलो डन सर, बहुत बढ़िया। अब आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ, आगे चलते हैं। एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, अब मैं तुमको जो बात बता रहा हूं ना, ध्यान से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है सर? ये ऑडिटर का, यू कैन से इट इज अ टूल टू बीट इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, कि फ्रॉड रह जाएगा, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस रह जाएगी, वो जो अदर मैटर्स अपन ने डिस्कस नहीं किए थे 4, वो जो अदर मैटर्स हैं, उन 4 अदर मैटर्स को पकड़ने के लिए अगर मैं बोलता हूं ना ऑडिटर के पास कोई हथियार है, तो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। अब ध्यान से फोकस करके चलना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है सर? ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड कौन सा? इधर आओ, तुमको मैं अच्छे एग्जांपल देता हूं। बचपन में तुम कौन सा सीरियल देखते थे मम्मी के साथ? फटाफट बताओ। बताओ बताओ बताओ, मम्मी के साथ कौन सा सीरियल देखते थे बचपन में? तुलसी वाला सीरियल देखते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बोलो बोलो बोलो। साथ निभाना साथिया, टॉम एंड जेरी। किसकी मम्मी टॉम एंड जेरी देखती है? इतनी कूल मम्मी कहां से आती है? शक्तिमान, कोकलिया मोदी, CID, क्राइम पेट्रोल, तुलसी। वेरी वेरी गुड। मैं तुमको बताता हूं,
तो वो जो एकता कपूर का सीरियल होता है ना, उसमें ऐसे आती है धन तना ना 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 धूम तना ना ना हे, फिर धूम तना ना ना धूम तना ना ना हे। तो सर ये ट्यून बजती कब है? तो बेसिकली पत्नी 3 घंटे से वेट कर रही है, रात के बज रहे 2। मैं बता रहा हूं बड़ा मजेदार सीन है, तुम ध्यान से समझना। रात के बज रहे 2, पत्नी वेट कर रही है, पीछे से गाना चल रहा है धूम तना ना ना धूम तना ना ना हे। पति की अचानक घंटी बजती है, पति की नहीं मतलब घर की घंटी बजती है, पति घंटी बजाता है, ठीक है। फिर एक बिल्ली की आवाज आती है मियां को, ऐसे एकदम ना खंखोर माहौल बनाते हैं। पति अचानक एंट्री लेते हैं और पति में से आती है खुशबू। सर किसकी? लेडीज परफ्यूम की। हाँ, लेडीज परफ्यूम की खुशबू आती है। तभी पति की व्हाइट शर्ट पे, सफेद शर्ट पहनी है पति ने, वहां पे दिखता है लाल लाल दाग। तो पत्नी पूछती है ये लाल दाग किस चीज का है? तो पति बोलता है मैं दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड गया था, वहां पे मैंने हैप्पी मील खाया। उस हैप्पी मील को खाते खाते जैसे ही मैंने वो केचप फाड़ी, वो केचप का लाल लाल यहां आ गया। पत्नी कहती है अच्छा। पत्नी सुन लेती है। फिर जब पति वापस जाता है अपना नहाना पड़ता है ना, घर आते थे थके हारे, तो वो शर्ट बाहर उतार के जाता है। तो पत्नी शर्ट उठाती है और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू करती है, चेक करती है कि एक्चुअल में वो केचप है या लिपस्टिक। तो वो चेक करने लगती है। देन शी स्टार्ट डूइंग द क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो सर ये क्या है? ये पत्नी की प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। ये पत्नी की प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। यही पॉइंट दोस्तों आपने याद रखना है, यही पॉइंट आपने याद रखना है। पत्नी का माइंड कैसा? क्वेश्चनिंग माइंड। पत्नी क्या थी? अलर्ट थी। और जब पति नहाने गया तो उसकी शर्ट का क्या किया? क्रिटिकल असेसमेंट। तो आपने अपनी मम्मी के सीरियल से क्या सीखा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आंटी अलर्ट थी तभी अंकल की शर्ट देखी। आंटी ने जैसी शर्ट देखी तो केचप का दिखा, जो भी था वो लाल लाल, उस पे क्वेश्चनिंग माइंड आया। एंड तीसरा क्या था सर? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। यही 3 एटीट्यूड आपको ऑडिटर बनाते हैं। यही 3 एटीट्यूड आपको ऑडिटर बनाते हैं। सर क्या क्या पॉइंट हो गया? अलर्ट रहे तो क्वेश्चन पूछा तो आपका क्रिटिकल असेसमेंट हो गया। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आए? हाँ सर। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? इट इज एन एटीट्यूड विच इन्वॉल्व्स बीइंग अलर्ट टू क्या? अलर्ट टू कंडीशंस विच कैन इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। साथ ही साथ आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्वेश्चनिंग माइंड। और जब आदमी अंदर चला जाए तो आप क्या करोगे? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। ये 3 पॉइंट याद रखो। जल्दी से बताओ, क्या ये तीनों पॉइंट दिमाग में गए? बोल के करो। हाँ जल्दी से बताओ। आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कह रहे रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? रसोड़े में कौन था? यस सर, क्लियर है? ठीक है सर। अब आते सवाल, हमको अलर्ट किस चीज को लेकर रखना? तुमको मैंने बोला ना अलर्ट टू कंडीशन। तो सवाल पूछो मेरे से, सर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हमको अलर्ट रहना है? तो 4 ऐसी कंडीशन है जब आपको अलर्ट रहना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू 4 चीजें। सर क्या? पहली बात तो एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस से मेल ही नहीं खा रहा। एग्जाम्पल, एक तरफ आपके पास बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए थी बैंक की कंफर्मेशन, ये आपने इंडिपेंडेंटली ऐसे 505 लगा के ली थी। दूसरा, आपके पास था बैंक का स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने दिया था। ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेल ही नहीं खा रहे, इन दोनों में डिफरेंस है। सो आप क्या बोलोगे? ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। सबसे पहले तो ये, अगर एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी क्या मैं उसके ऊपर रिलाय कर सकता हूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं उसके ऊपर रिलाय कर सकता हूं? या मेरे मन में सवाल उठेंगे, मेरे कान खड़े हो जाएंगे, मेरे बाल खड़े हो जाएंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे? सर दिक्कतें हो जाएंगी, सवाल उठने लगेंगे कि चल क्या रहा है, मामला क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है? इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, मन में उठे सवाल किसको लेके? रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। अब हमको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में ये सवाल आता है कि मैनेजमेंट कर क्या रही है? हमको मामा तो नहीं बना रही, और अगर मामा बना रही है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। और अगर फ्रॉड है,
एक एविडेंस दूसरे से मेल नहीं खा रहा, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ है और चेक करना है कि गड़बड़ क्या है, तो क्या आपका काम बढ़ गया या कम हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, अगर गड़बड़ है तो आपका काम बढ़ गया या कम हो गया? देखते कितने बच्चे यहां पे कॉमन सेंस लगाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, अगर गड़बड़ है तो काम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? फटाफट बताओ। सबने बिल्कुल सही बोला, बढ़ गया। तुम भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिख रहे हो, मैं बता रहा हूं, तुम भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिख रहे हो। अगला पॉइंट यही कहता है, नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फील आ गई? फील आ गई? वापस बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, एक ऑडिट एविडेंस दूसरे से मेल नहीं खा रहा। बस तुमको ये पॉइंट याद रखना है, जब वो मेल नहीं खा रहा तो मैं इस पर विश्वास कैसे करूं, कैसे मैं मानूं ये रिलायबल है? इट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे लग रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, और अगर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है तो मेरा काम बढ़ जाएगा, यानी नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस। अब मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं चलेगी, अब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फटाफट बताओ, लॉजिकल है या रट्टा है? लॉजिकल है या रट्टा है? देखते कौन कौन बच्चा बताता है। फटाफट बताओ, इज दिस लॉजिकल और रट्टा? फटाफट बोलो। ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको फ्लो बताया, ये लॉजिक से बेस्ड है या रट्टे पे बेस्ड है? लाजवाब, लाजवाब। क्लियर है चारों पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट क्या था? वन ऑडिट एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर। जब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं मेरे पहले वाले पे सवाल उठेंगे। सवाल का क्या मतलब है? क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और यू कैन से द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अगर इतने सवाल उठ रहे तो मतलब मैनेजमेंट ने क्या पता फ्रॉड किया हो, और अगर फ्रॉड किया है तो मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यही 4 पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। अब सर सवाल उठता है, क्या हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? तुमने पूछो ना मेरे से, ये जो आप हमसे इतनी मेहनत करवा रहे हो मास्टर जी, क्यों करवा रहे हो? तो इसका मेन आंसर है ये, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। सर उई का क्या मतलब है? कल को आप ऑडिट करके निकलो और आपको पता चले मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, फिर भी आप पकड़ नहीं पाए तो दिल पे चोट लगेगी। जब दिल पे चोट लगेगी तो आवाज क्या आएगी? उई। जब सुई लगती थी पीछे तो तब भी तो यही आवाज आती थी, सर उई। तो यही आवाज आएगी अगर आपसे कुछ गलती छूट गई। सर उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। सर अनयूजुअल सर्कमस्टेंस क्या हो सकते हैं? बैंक बैलेंस वेरी हाई, जो इनका बैंक बैलेंस है वो बहुत ज्यादा है, जो इनका कैश बैलेंस है वो भी ज्यादा है, और जो कैश बैलेंस ज्यादा है इसके लिए इन्होंने कोई इंश्योरेंस भी नहीं ले रखी। कल को कोई कैश चोरी करके पतली गली से निकल गया, किसको पकड़ोगे? तो तुमको कैश अगर ज्यादा पड़ी है तो इसके लिए इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो क्या ये एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है जिसपे मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए, सोचना चाहिए हो क्या रहा है? यस सर। दूसरा, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। यानी अगर मैंने, ध्यान से समझना, मैंने जनवरी से लेके दिसंबर तक का इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर ली, क्या मैं, अप्रैल आना चाहिए यहां पे, क्या मैं जनवरी से मार्च छोड़ दूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं जनवरी से मार्च छोड़ दूं? फटाफट बताओ। 9 महीने की टेस्टिंग कर ली, क्या आखिरी के 3 महीने छोड़ दूं? फटाफट बताओ। नहीं सर, हो सकता है जो चीज पहले 9 महीने ठीक थी वो आखिरी 3 महीने ठीक ना हो। सो यू कैन नॉट ओवर जनरलाइज व्हेन यू आर ड्रॉइंग द कंक्लूजन। एंड लास्ट पॉइंट इज using inappropriate assumptions in determining the nature, timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof. Basically जो भी आपकी जजमेंट्स हैं,
जो भी आपका एनालिसिस है वो आप सोच समझ के करें, आप उल्टे सीधे एनालिसिस से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स ना करें। तो यही 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। OOI, सर OOI का क्या मतलब था? सबसे पहले तो ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, आप अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को नजरअंदाज ना कर दें। दूसरी चीज, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजन, एंड तीसरा, इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस व्हेन डिजाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फटाफट 2 मिनट लो और अभी के अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पूरा टॉपिक याद करो। पूरा का पूरा मैंने आपको फ्लो बता दिया, पूरा लर्निंग टेक्निक्स बता दी। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, लर्न इट राइट अवे राइट नाउ। फटाफट शुरू हो जाओ गुरु, शुरू बोल बोल के करेंगे। कम ऑन, लास्ट 1 मिनट, फटाफट। बच्चा कह रहा हॉर्न ने जगा दिया, जगाएगा ही वो तुमको, हो जाते तुम मौका देखते ही, नालायक। चलो जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। आओ जी आओ, सर एक बार वापस बजर बजा दो। चलो बजा देते, तुमने कहा मैं ना मान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आई हैव माय आर्टिकलशिप 10 बजे, कितने बजे तक क्लास चलेगी? तब तक ही चलेगी। तुमको हम छोड़ के आएंगे, ठीक है? प्रिंसिपल ना तुम्हारे लिए चाय लेके इंतजार ही कर रहा होगा, हम भी आएंगे, हम भी साथ में चाय पियेंगे, ठीक है? अब चुपचाप इधर देखो। अब सर अगला सवाल, ये कमबख्त प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? ठीक है, कई बार ऑडिट में आएगा सवाल कि ऑडिट मटीरियलिटी निकालना इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, उसके बाद बेंचमार्क डिसाइड करना इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। बड़ी सारी जगह आप ये लाइन पढ़ोगे, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अपन इसको प्यार से ना पीजे बोलेंगे, पीजे। सर पीजे क्या है? ये ऑडिटर का दिमाग है, ये ऑडिटर की सोच है जो उसने डेवलप करी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में। क्या कहता है सर? दिस इज एन एप्लीकेशन। किसको अप्लाई कर रहे हैं? जो आपने सीखा है। क्या क्या सीखा है बताओ जरा, क्या क्या सीखा है? सर हमने आर्टिकलशिप करी है, हमने सीए फाइनल की पढ़ाई करी है, उसी के साथ साथ हमने काफी एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है। तो ये तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, ये तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। उसमें से कौन सी रेलिवेंट चीज है जिसमें ऑडिटर को फोकस करना है? तो सर इसमें इसको फोकस करना है इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। जो उसने ऑडिटिंग की पढ़ाई करी है, जो उसने अकाउंटिंग की पढ़ाई करी है, प्लस जो उसने एथिकल स्टैंडर्ड सीखे हैं, ये एथिकल स्टैंडर्ड अगली क्लास से आएंगे, इसको यूज करके वो जो अपने डिसीजंस बनाता है अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसको अपन प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। फिर से पढ़ते मजा आएगा। क्या है प्रोफेशनल जजमेंट? अप्लाई करना,
जो भी आपने इस कोर्स में सीखा है, सर कहां कहां सीखा है? आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी, आपने फाइनल की प्रिपरेशन करी, जिसको आप बोल सकते हो ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बोलो मेरे साथ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सर क्या सारी चीजों का एप्लीकेशन? नहीं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए, फॉर टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन। क्या आपने करना है आगे, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है इन द ऑडिट एंगेजमेंट, उसको अपन प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। अगेन लास्ट बार, क्या है सर प्रोफेशनल जजमेंट? इट इज अबाउट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, नॉलेज गेन्ड इन द सीए स्टडीज एंड द एक्सपीरियंस। सर इसमें कौन सी चीज को अप्लाई करना है? इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। जैसा एथिकल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, वैसे वैसे आपने आगे बढ़ते जाना है। क्यों कर रहे हैं हम इसको अप्लाई? टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द ऑडिट एंगेजमेंट। जब आप अपनी ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो तो उसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए ये अप्लाई करना जरूरी है। फटाफट बताओ, क्या एक एक लाइन, एक एक वर्ड की इंटर रिलेशन समझ आई? जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या है प्रोफेशनल जजमेंट? टेल मी। डन सर। तो ये आपको क्या करना है ना, जब भी आप रिवाइज करो बस आप इसको रीड करके चलोगे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप इसको रीड करके चलोगे, और इसमें कुछ और मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सर सवाल आता है जो कि मेरे को लगता है इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, शायद ऐसे ही आपसे पूछ ले अब सीए फाइनल लेवल पे। प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी इन पर्टिकुलर रिगार्डिंग द डिसीजन। कौन से ऐसे डिसीजन है जहां पे हमें प्रोफेशनल जजमेंट लगानी पड़ सकती है? तो मैं बोलूं प्रोफेशनल जजमेंट पूरे ऑडिट में ही लगती है। सर पूरे ऑडिट का क्या मतलब है? हमने याद है एक डायग्राम बनाया था, कहां गया वो डायग्राम? ये रहा। सर आपने तो बहुत डायग्राम बनवा दिया आज, ऐसा लग ही नहीं रहा पहली क्लास है, ऐसा लग रहा है 10 क्लास एक साथ चल रही है। ये ऑडिट का प्रोसेस याद है? प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस कलेक्टेड, एविडेंस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन पे ओपिनियन। आई होप ये पूरा का पूरा फ्लो आपको क्लियर है। हर स्टेप पे प्रोफेशनल जजमेंट लगती है। सर दिखाओ, हाँ दिखाओ। पहला स्टेप उठाओ, यहां से उठाओ, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जो भी आपके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेज एंड गैदर द ऑडिट एविडेंस, वहां पे प्रोफेशनल जजमेंट है। प्रोसीजर परफॉर्म किया तो क्या मिला? प्रसाद। सर प्रसाद को क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। इवेल्युएटिंग वेदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड एंड वेदर मोर नीड्स टू बी डन टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। अब जब एविडेंस मिल गया, एविडेंस पे क्या ड्रॉ करेंगे? कंक्लूजन। तो 3 पॉइंट तो इंटरकनेक्टेड हो गए, 3 पॉइंट तो इंटरकनेक्टेड हो गए। अब एक बात बताओ, ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करते हैं? तो मैं बोलूं जितनी ज्यादा रिस्क उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी ऑडिट रिस्क उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली यू नीड टू सी योर ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी। कहीं ना कहीं आपको ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी को ध्यान में रख के ही ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाओ, बस समझ आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत ही प्रिमिटिव एग्जांपल है, बट आई एम श्योर इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा इसको दिल पे मत लेना, ठीक है। सपोज मेरी मटेरियलिटी है ये M1। अब M1 जो अमाउंट है, M1 अमाउंट को मान लो 1 लाख रुपए है। सर 1 लाख मटेरियल अमाउंट है, यानी मुझे किससे फर्क पड़ता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है तो जो इममटेरियल है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी एनीथिंग बिलो दिस इज इममटेरियल। तो इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा। तो 1 लाख और इसके ऊपर जितनी भी चीजें होंगी इनको मैं चेक करके चलूंगा। वेरी वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर ये मटेरियलिटी में नीचे ले आया, अगर ये मटेरियलिटी में नीचे ले आया और अब मटेरियलिटी यहां से है, ये मान लो 50,000 से है, तो क्या मेरे आइटम्स टू बी टेस्टेड बढ़ जाएंगे? क्या मेरी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे? आंसर इज यस, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है? मेहनत बढ़ जाएगी। अगर मैं मटेरियलिटी को ऊपर ले गया, यहां ले आया, ठीक है, तो अब जो इसके ऊपर के आइटम है वो चेक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कम हो गए। क्या आपको रिलेशन समझ आई? क्या आपको रिलेशन समझ आई?
बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बताया, बट दैट्स द रियलिटी। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो यही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? फटाफट बताओ, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आया या नहीं आया? गॉट इट? यस सर। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी ऑडिट रिस्क देखनी है और मटीरियलिटी देखनी है। जब आप अपनी ऑडिट रिस्क और मटीरियलिटी देखोगे, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिला? ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस से कंक्लूजन, और लास्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा। लास्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा, बोलो मेरे साथ। तो मैंने कहा जहां जहां मैनेजमेंट की जजमेंट, वहां वहां ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट। इधर देखो, इधर देखो नलायक, पता नहीं कहां देख रहा है वो बच्चा दूसरे बच्चे के कंप्यूटर में। इधर देखो, हाँ, जहां जहां मैनेजमेंट की जजमेंट, वहां वहां ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ दिल से, क्या यही पूरा प्रोसेस है? पहले मटीरियलिटी और रिस्क देखी, फिर ऑडिट प्रोसीजर, फिर एविडेंस, फिर कंक्लूजन, और जहां मैनेजमेंट की जजमेंट, ऑडिटर की जजमेंट। दिल पे हाथ रख के बताना, इधर देखो, दिल पे हाथ रख के बताना, इजंट दिस प्रोसेस वेरी क्लियर? क्या यहां कुछ रट्टा लगाने की जरूरत है, या सिर्फ आपको कॉमन सेंस रखनी है और आपको चीजों को इंटर रिलेट करके चलना है? पूरा ऑडिट ऐसे ही करेंगे। कोई, मैं आपको कहीं रट्टा लगवाऊं ना, मेरे को गला पकड़ लेना, बोल देना सर ये क्या कर रहे हो। ऐसे ही करना है बाबू, ऐसे ही करना है। जल्दी से लो 2 मिनट और फटाफट बताओ पॉइंट्स याद करके, अभी के अभी पूरा का पूरा फ्लो याद करो। कम ऑन। यस, ओपिनियन में गलती ही ऑडिट रिस्क है। लास्ट 30 सेकेंड्स। बताओ जी बताओ। चलो जी, पानी के दो दो घूंट लगाओ और बताओ, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक? फटाफट पानी के दो दो घूंट लगाएंगे और लिखेंगे चैट बॉक्स में रेडी फॉर नेक्स्ट टॉपिक, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ा अभी तक बाबू, कुछ नया नहीं पढ़ा है, ठीक है? अभी तो इंटर की रिवीजन चल रही है। जल्दी से। रेडी सर। अब सर सवाल उठता है, इतनी देर से आप गाना गा रहे हो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसका क्या मतलब? हेडिंग लिखो फटाफट अपनी नोटबुक में, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, लिखते जाओ साथ साथ। एप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी। ये जो क्वालिटी है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है सर। जो हमारी क्वांटिटी है वो मेनली डिपेंड करती है सर किसके ऊपर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी। अब एक बात बताओ,
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो आई होप आपको क्लियर है कि रिस्क ज्यादा होगी तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा चांसेस होंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाए, तो फिर आपको ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करके ज्यादा सैंपल इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये बात तो क्लियर है कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो क्वांटिटी भी ज्यादा ही लगेगी। ये तो बेसिक सी बात है, क्लियर है। अब सवाल उठता है सर क्वालिटी का, अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी कम चलेगी क्या? द आंसर इज यस। एग्जाम्पल देके बताओ सर। एग्जाम्पल मैं आपको दोनों देता हूं सिंपल से। आपको दो पराठे दिए, दो पराठे दिए, आलू के पराठे, नाश्ते का टाइम है तो इसी की बात करते हैं। एक आलू का पराठा बिना घी का है, एक आलू का पराठा घी से भरा हुआ है। कौन से पराठे ज्यादा खा पाओगे? कौन से पराठे ज्यादा खा पाओगे, घी वाले पराठे या बिना घी वाले पराठे? घी वाले पराठे को अपन क्वालिटी मानते हैं, देसी घी, ठीक है, शुद्ध गाय का देसी घी। देसी घी वाले जो पराठे हैं जिनकी क्वालिटी है ठाए, ये वाले पराठे की क्वांटिटी आप ज्यादा खा पाओगे कम खा पाओगे? फटाफट बताओ क्वालिटी ऑफ पराठे। हाँ, जो बिना घी वाले हैं ना वो तुम ज्यादा खा पाओगे। जो घी वाले हैं उसमें एक पराठे में तुम्हारे पेट की बैंड बच जाएगी, तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो अब बच्चा कह रहा भूख लगने लगी, नालायक, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सर जो घी वाले पराठे हैं ना वो आप कम खा पाओगे, वो आप कम खा पाओगे। यही पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा, कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? रिस्क पे और क्वालिटी पे। अब सवाल पूछो मेरे से, क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब है रेलिवेंस और रिलायबिलिटी, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। अब तुम सबके मन में सवाल आने चाहिए, सर रेलिवेंस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस? रेलिवेंस का मतलब लिखो सारे बच्चे मेरे साथ। रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस मीन्स its relevance in relation to the assertion being tested। फिर से लिखवा रहा हूं। रेलिवेंस का क्या मतलब है? रेलिवेंस का मतलब है उसकी रेलिवेंस इन रिलेशन टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो सवाल आता है असर्शन क्या होती है? तो असर्शन का मतलब भी साथ साथ लिख लो, रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट embodied in the financial statements used by the auditor to detect potential misstatements। Example, ₹1,000 of property, plant and equipment means in the balance sheet means ERCV, it exists, entity has a right over it, the balance is complete, value is right। असर्शन का मतलब आई होप आप सबको क्लियर है। ये क्या है? ये सर मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस है, जो मैनेजमेंट आप तक अपने दिल की बात पहुंचाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, जिनको आप यूज करते हो टू डिटेक्ट द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 1000 रुपए का है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्ट करती है, कंपनी के इसके ऊपर राइट है, यानी कंपनी इसको ओन करती है।
ये कंप्लीट है प्लस इसकी जो वैल्यूएशन है वो राइट है। अब सवाल उठता है सर, जैसी असर्शन वैसे ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर मुझे चेक करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर करूंगा? आप बताओ, आप बताओ, और आप बताओ। मैंने इसको यूज किया ना ऑडिटर ने टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। अब बताओ क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है कि वो एग्जिस्ट ना करती हो? तो कैसे चेक करूंगा वो एग्जिस्ट करती है? बाय परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। ओ, फिजिकल वेरिफिकेशन से पता चल जाएगा कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। कंपनी की इसके ऊपर राइट है, कैसे पता चलेगा? ओनरशिप डॉक्यूमेंट से। जो इसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, जो इसके पास इनवॉइस है, उससे पता चल जाएगा, टाइटल डीड से पता चल जाएगा। ठीक है सर। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कंप्लीट है कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर मैं कंप्लीटनेस चेक करना चाहता हूं तो कंप्लीटनेस में इसका मूवमेंट बना के देख सकता हूं कि ओपनिंग कितना था, फिर उसके बाद एडिशंस कैसे करी, डिलीशंस कैसे करी, क्लोजिंग कैसे करी। तो मैं पूरा का पूरा इसका फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देख सकता हूं। वैल्यूएशन राइट है, यानी मैं यहां पे डेप्रिसिएशन की टेस्टिंग करूंगा कि डेप्रिसिएशन ठीक से चार्ज हुई है, इंपेयरमेंट ठीक से चार्ज हुई है। अब जैसी असर्शन उसके हिसाब से आपने क्या किया? रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, आपने रेलिवेंट एविडेंस इकट्ठा किया। क्या रेलिवेंस का मतलब समझ आया? फटाफट देखो, क्या आपको रेलिवेंस का मतलब समझ आया? जो हमारी असर्शंस थी उसके हिसाब से आपने रेलिवेंट एविडेंस इकट्ठा किया। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंस। व्हेन आई से रेलिवेंस मींस रेलिवेंस इन रिलेशन टू द असर्शंस बीइंग टेस्टेड। असर्शन का क्या मतलब है सर? ऐसी बातें जो मैनेजमेंट आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कहता है। एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 1000 रुपए का, तो उसने आपको इनडायरेक्टली क्या कहा? 1000 रुपए की पीपीई एग्जिस्ट करती है, उस पर हमारी राइट है, वो कंप्लीट है, उसकी वैल्यू सही है। फार का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में, वापस लिख देता हूं, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटर का पॉइंट है बट स्टिल आई फील कि ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ये आपको पता होनी चाहिए फाइनल लेवल पे। फटाफट बताओ क्या रेलेवेंस की डेफिनेशन क्लियर है? कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी क्लियर, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इज दिस कॉन्सेप्चुअली क्लियर और नॉट? है उड़ता पंजाब, है उड़ता पंजाब। डन सर, ऑल राइट। कड़क, एकदम कड़क, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में एकदम कड़क। यस सर से क्या मजा आएगा? यस सर से क्या मजा आएगा? एकदम कड़क टॉपिक। एक टॉपिक में 2 टॉपिक पढ़ा दिए। असर्शन अब मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा मैंने तुमको रेलिवेंस की डेफिनेशन बता दी, और क्या रह गया? उड़ता पंजाब है उड़ता पंजाब। तो रेलिवेंस तो समझ आ गया। रिलायबिलिटी में आपको ऐसे 500 में डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब है बेसिकली आप इस पे भरोसा कर सकते हो, जैसे आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। इसको बस अभी समझने के लिए समझ लो। इसके फैक्टर्स अपन ऐसे 500 में पढ़ेंगे। कड़क सर, लाजवाब, मजा आ गया। आहा, अब देखो क्या कहता है। ये बात मैं वैसे आपको पहले भी बता चुका हूं, वापस सुन लो। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन टू विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। मतलब रीजनेबल एश्योरेंस यानी संतुष्टि कैसे मिलेगी? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करके। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये आपने इंटर में याद कर रखी, एक बार वापस कर लेते हैं। इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। करो मेरे साथ, इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये आईसीआई ने पूछ रखा है अपने मॉक टेस्ट पेपर में, तभी तुमको याद करा रहा हूं, वरना मैं नहीं कराता। फिर से बता रहा हूं, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है सर। सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ये वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। क्या मैंने आपको यही फ्लो बताया था?
पहले हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर एविडेंस इकट्ठा करते हैं, फिर एविडेंस पे कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एविडेंस क्या है सर, दिस इज अ इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इसके बाद क्या आएगा, ओपिनियन आएगा। पूरा फ्लो क्लियर है। अब सर सवाल आता है सफिशिएंसी क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी किससे अफेक्ट होती है, दो चीजों से, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी। पराठे वाला एग्जाम्पल, ठीक है सर। क्वालिटी का क्या मतलब है, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। फटाफट एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करो और मुझे बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट। यू कैन टेक 1 मिनट एंड लेट मी नो। फटाफट एक बार खुद रीड कर लो, बस लास्ट 10 मिनट और 10 मिनट के बाद अपन इस क्लास को डन 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 कर देंगे। अरे यार बच्चा कह रहा है ऑफिस जाना है। चलो ठीक है, किस किस को ऑफिस जाना है, एकदम कड़क। कौन कौन है जिसको ऑफिस जाना है, क्यों जाना है तुमको ऑफिस, क्या करोगे ऑफिस जाके। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सबको जाना है यार, सबके सब इतने काम करते, कोई डमी वाला बच्चा नहीं है क्या यहाँ पे, कोई तो होगा जो डमी कर रहा हो। स्टाइपेंड के लिए जाना है, आ हा, ये माया। मन तो नहीं है सर, लेकिन मजबूरी है आईसीआई की मैंडेटरी आर्टिकलशिप। तो ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। जो भी आज हमने करा है वो आप रिवाइज करके आना। एक बार छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, उनको प्लीज ध्यान में रखो। हम ना स्टार्टिंग में एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या क्या हैबिट्स अच्छी अच्छी रखनी है। तो अच्छी अच्छी हैबिट्स बता रहा हूं, ध्यान से समझो क्या क्या अच्छी हैबिट्स हैं। सबसे पहले तो जो भी आज हमने पढ़ा है वो आप घर पे जाके रिवाइज करेंगे, ठीक है। दैट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। हम जो इतनी मेहनत करेंगे ना क्लास में, वो तभी फल लाएगी, तभी वो आपको बेनिफिट देगी जब आप रिवाइज करो। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, भले ही 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स जो भी लगते हैं ना, रात को रिवाइज करके रात को सोना तो चैन की नींद आएगी, ठीक है सर। टेक एडिक्वेट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। मुझे नहीं पता अभी तक आप कितनी ले रहे थे, बट कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे ही लेंगे, ठीक है सर। तीसरी बात, एवरी नाइट सोक, भिगोना, तो क्या भिगोना है, 5 आलमंड्स एंड ईट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इससे आपकी जो दिमाग की शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो 3 चीजें आपने करनी है, बताओ क्या क्या। जो आज पढ़ा उसको कल आप रिवाइज करके आओगे। दूसरा, रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप लेंगे, तभी क्लास में मजा आएगा, वरना आप सोते रहेंगे, ठीक है। एंड तीसरी चीज क्या है, रोज सुबह 5 भिगोए बादाम खाओगे, उनको छील के खाना। इससे आपकी जो दिमाग की शक्ति है, आंखों की शक्ति है, वो बढ़ेगी। तो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू डू। बस इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड यस, हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के, कल मिलेंगे चलते चलते। कहाँ गया कहाँ गया